आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जिस मॉड्यूल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है गहन पारिस्थितिकी की आलोचना, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ डीप इकोलॉजी। इस सत्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गहन पारिस्थितिकी क्या है और वे ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर गहन पारिस्थितिकी की आलोचना की गई है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा से अवगत कराना और साथ ही उन्हें यह समझाना कि वे ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर गहन पारिस्थितिकी की आलोचना हुई है। यानी अगर हम इसे और भी सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि वे ऐसे कौन से विचार हैं जो इस विचारधारा पर सवाल खड़े करते हैं। तो अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि गहन पारिस्थितिकी है क्या। तो गहन पारिस्थितिकी एक ऐसी विचारधारा है जो ये कहती है कि प्रकृति में रहने वाले सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पर्वत, पठार आदि, इन सब की अपनी एक कीमत है, अपना एक महत्व है। और यह महत्व सिर्फ इसलिए नहीं कि वे मानव के काम आ पा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका खुद का अपना एक अस्तित्व है, जिसे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू या अंतर्निहित मूल्य के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा सर्वप्रथम नॉर्वे के एक दार्शनिक आर्ने नीस ने सन 1973 में अपने एक लेख द शैलो एंड द डीप लॉन्ग रेंज इकोलॉजी मूवमेंट अ समरी में प्रस्तुत की थी। अब सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि प्रकृति और मानव दोनों बराबर हों, सभी का सम्मान हो आदि। लेकिन जब इसे असल जिंदगी में लागू करने की बात आती है तब काफी सारी समस्याएं सामने आती हैं। जैसे कि क्या विकास का मतलब हमेशा ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है? क्या बिल्कुल भी बिना पेड़ काटे हम स्कूल, अस्पताल, घर आदि बना सकते हैं? क्या गरीब देशों में रहने वाले लोग पहले अपनी भूख की चिंता किए बिना जंगलों को बचाने की चिंता करेंगे आदि। ये सभी वे कारण हैं जो डीप इकोलॉजी की आलोचना करते हैं। अब इस सत्र के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वे ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर गहन पारिस्थितिकी की आलोचना की गई है। और इसी के साथ हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेकर यह भी समझेंगे कि क्यों डीप इकोलॉजी की सोच हर जगह लागू नहीं होती। गहन पारिस्थितिकी की काफी सारी आलोचनाएं हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण आलोचना है मानव विरोधी दृष्टिकोण। अगर हम कहें कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा है तो कहीं ना कहीं मानव दूसरे दर्जे पर आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम इसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए एक गांव है, वहां एक किसान खेती करना चाहता है और वो चाहता है कि पास ही के जंगल से कुछ भूमि साफ करके वो वहां अपनी खेती कर पाए। लेकिन अगर हम इसे डीप इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वह कहती है कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई जंगल को काटना नहीं है आदि। तब इससे होगा क्या? वह जो किसान है उसके जीवन यापन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब ये जो बिंदु है मानव विरोधी दृष्टिकोण, इसे हम एक अंतरराष्ट्रीय उदाहरण की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। और यह अंतरराष्ट्रीय उदाहरण है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। मान लीजिए आप दक्षिण अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। यहीं आपकी पीढ़ियां बड़ी हुई। जंगल में रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पर्वत, पठार आदि, ये सभी आपके जीवन का एक हिस्सा रहे हैं। जंगल से आप लकड़ियां काटते हैं, लेकिन ये जो लकड़ियां आप काटते हैं बेचने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उसी प्रकार आप जंगल से औषधियां, फल, वनस्पति आदि का भी उपयोग करते हैं, जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन फिर अचानक एक दिन आपकी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपसे कहते हैं कि हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बचाना है, क्योंकि ये
पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द प्लैनेट का काम करते हैं। अब ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा पर आधारित है, जो यह कहती है कि प्रकृति का अपना एक मूल्य है और उसे इंसान की जरूरतों से ऊपर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब इस सोच को धरातल पर लाया गया तब इससे हुआ क्या? संरक्षण के नाम पर कई आदिवासी समुदायों को अपने ही पैतृक इलाकों से बेघर कर दिया गया। उनसे कहा गया कि अब वे जंगल में खेती नहीं कर सकते, वहां से किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आप जरा सोचिए, जिन लोगों की पीढ़ियों ने उन जंगलों पर सदियों से वो वहां रहे, उस पर निर्भर रहे और उन्हें एक ही दिन में बेदखल कर दिया गया। उनकी अपनी संस्कृति, परंपरा और आजीविका का सहारा छीन लिया गया और जब वे बाहर की दुनिया में गए तब उन्हें गरीबी, बेरोजगारी और अलग अलग तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि कई समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री गहन पारिस्थितिकी की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह अवधारणा कहीं ना कहीं प्रकृति को मानव से ऊपर रखती है। निसंदेह यहाँ पेड़, पौधे, जीव जंतु, नदी, इन सभी को बचाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन इन जंगलों में सदियों से रहने वाले लोगों के हक, उनके अधिकार और उनके भविष्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से कहा जाता है कि गहन पारिस्थितिकी कहीं न कहीं मानव विरोधी दृष्टिकोण रखती है। अब हम गहन पारिस्थितिकी की आलोचना से संबंधित दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो कि है लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहारिकता की कमी। अब इस बिंदु को हम नर्मदा बांध परियोजना की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश और गुजरात की ओर बहने वाली एक विशाल नदी जिसे नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस नदी पर बांध बनाया जाए ताकि लाखों लोगों को बिजली, सिंचाई का पानी और साफ पानी पीने की उपलब्धता हो सके। अब सुनने में यह जो विकास परियोजना है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसको जमीन पर लाया गया तब इससे काफी सारी समस्याएं देखने को मिली। जैसे कि इस बांध के कारण कई गांव डूब क्षेत्र यानी सबमर्जेंस एरिया में आ गए। दूसरा, लाखों लोग जिनमें से अधिकतर आदिवासी और गरीब थे बेघर हो गए। तीसरा, जैव विविधता, जंगल और कृषि करने योग्य भूमि को भी एक बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लेकिन अगर हम इसे गहन पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कहती है कि हमें जंगलों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वन नहीं काटने, जो नदी का प्रवाह है उसको रोकना नहीं है आदि। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हमें कभी भी कोई बांध नहीं बनाना चाहिए? और अगर हम मान भी लें कि चलिए बांध न बनाएं, फिर उन लाखों किसानों का क्या होगा जिनकी फसलें सूखे में खराब हो जाती हैं। अब यहाँ दूसरा सवाल यह भी है कि कैसे जो हमारे लाखों शहर और गांव हैं वहां तक बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। तो ये जो सारे विषय हैं ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर चिन्हित करते हैं कि जो गहन पारिस्थितिकी की विचारधारा है वह एक आदर्शवादी और अव्यवहारिक विचारधारा है। अब हम इसी बिंदु को एक दूसरे उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे और वह है साइलेंट वैली, जो कि स्थित है केरल में। केरल के पलक्कड़ जिले में एक जगह है साइलेंट वैली। यह इलाका अपने घने उष्णकटिबंधीय जंगलों और दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। सरकार ने यहाँ जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई। कहा गया कि इससे राज्य को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, वैज्ञानिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर यह बांध बना तो पूरा जंगल डूब जाएगा, अनोखी जैव विविधता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर हम इसे डीप इकोलॉजी के नजरिए से देखें
तो ये कहता है कि जंगल को किसी भी हाल में नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक सवाल यह था कि बिजली की भारी जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। क्या विकास रोक दिया जाए? क्या लाखों लोगों की जिंदगी अंधेरे में रहे? अतः यह केस हमें दिखाता है कि डीप इकोलॉजी की ये जो अवधारणा है यह एक आदर्शवादी और अव्यवहारिक है। अब हम गहन पारिस्थितिकी की आलोचना से संबंधित तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं और वह है वैश्विक उत्तर दक्षिण असमानता, यानी ग्लोबल नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटी। छात्रों, मान लीजिए आपके साथ रहने वाले दो पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी बहुत अमीर है, जिसके पास आलीशान घर, बहुत सारी कार और सारी सुख सुविधाएं हैं, जबकि दूसरा पड़ोसी गरीब है, जो अभी अपना घर पक्का बनाने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की ही चिंता में है। अब एक दिन अमीर पड़ोसी गरीब पड़ोसी के पास आता है और उसको कहता है कि देखो, हमें पर्यावरण को बचाना होगा, इसमें ज्यादा प्रदूषण नहीं करना है, तो अब से हमें कोई कार नहीं खरीदनी। गरीब पड़ोसी सोचता है कि आपके पास तो पहले से ही 3-4 कार हैं, तब फिर मुझे इससे क्यों रोका जा रहा है। यही सेम हाल है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे कि ग्लोबल नॉर्थ, जिसमें अमेरिका और यूरोप जैसे महाद्वीप के काफी सारे देश ऐसे हैं जो अमीर हैं, जो एक बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण कर चुके हैं। वहां आर्थिक विकास भी हो चुका है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब वे कहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, इसीलिए हमें डीप इकोलॉजी को अपनाना होगा। इसके विपरीत जो गरीब देश हैं, यानी जिन्हें हम ग्लोबल साउथ में भी रखते हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका महाद्वीप के कई देश, जो आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इस सब के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे कहते हैं कि अगर हमें इन सब से रोका जाएगा तो हमारा विकास कैसे होगा। अब ये जो बिंदु है ये साफ प्रदर्शित करता है कि गहन पारिस्थितिकी की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो अमीर देशों ने थोपी है, और वो कहती है कि कैसे हम जो गरीब देश हैं उनकी व्यवहारिक चुनौतियों को समझे बिना ही उन्हें प्रकृति बचाओ का पाठ पढ़ाती है। अब इसी बिंदु को हम एक और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे, और वह है 1992 का अर्थ समिट। वर्ष था 1992 और जगह थी ब्राजील में रियो डी जेनेरियो। यहाँ एक अर्थ समिट आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 170 देशों से अधिक देशों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि आते हैं, और वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर कुछ वैश्विक समझौते किए जा सकें। यहाँ अमीर देशों ने इस बात को बहुत जोर से रखा कि अब वह वक्त आ गया है जब हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, हमें इसके संरक्षण के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, और इसके लिए जो राह है वह है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब देश थे उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो अमीर देश हैं वे पहले ही एक बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण कर चुके हैं, आर्थिक विकास पा चुके हैं, और पर्यावरण को भी प्रदूषित करने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है। तब अगर हमें इस सब से रोका जाए तो हम कभी भी इनके स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। भारत और अन्य देशों ने भी इस बात को कहा कि पर्यावरण की रक्षा जरूरी है, लेकिन उसी के साथ न्याय भी होना चाहिए। अगर अमीर देश पर्यावरण को प्रदूषित करने में उनका अहम रोल रहा है, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं को ज्यादा उठानी होगी और गरीब देशों की मदद करनी होगी। यही सब वजह थी जिसकी वजह से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाम का सिद्धांत आता है, जो ये कहता है
कि पर्यावरण की जिम्मेदारी हम सभी की है, लेकिन यह जिम्मेदारी अमीर देश और गरीब देशों के लिए बराबर नहीं हो सकती। इस बिंदु से यह साफ होता है कि कैसे वैश्विक उत्तर दक्षिण असमानताएं अभी भी एक बड़े पैमाने पर व्याप्त हैं। अब हम गहन पारिस्थितिकी की आलोचना से संबंधित चौथे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, और वह है मानव केंद्रित जरूरतों की अनदेखी। इसे हम एक साधारण उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक गांव है और उस गांव में किसान है। किसान जंगल के पास ही रहता है और उसके पास जो जमीन है वो सूखी है। अब वह चाहता है कि कुछ उस जंगल का भूभाग साफ करके वहां खेती कर पाए, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से संभव हो जाए। लेकिन अगर हम इसे डीप इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें तो वह कहती है कि प्रकृति का अपना मूल्य है, अपनी कीमत है, इसे किसी भी कीमत पर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वन नहीं काटने चाहिए आदि। लेकिन अगर हम इन सभी चीजों को ध्यान रखें तो क्या वह जो किसान है उसको अपने परिवार के जीवन यापन को पूरा करने में काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो बिंदु है ये दर्शाता है कि कैसे डीप इकोलॉजी जो मानव केंद्रित जरूरतें हैं उनकी अनदेखी करता है। अब इसी बिंदु को हम एक और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अब हम ये जो हमारा बिंदु है मानव केंद्रित समस्याओं की अनदेखी, इसे एक और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। यह है विकास परियोजनाओं से संबंधित। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम मानव के लिए विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं और वह उनके जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कि बांध, सड़क या बिजली घर बनाना। ये प्रोजेक्ट लोगों को बिजली, रोजगार और सुविधाएं देते हैं। लेकिन डीप इकोलॉजी का नजरिया कहता है कि नदी को मत रोकिए, जंगल मत काटिए, पहाड़ मत तोड़िए आदि। लेकिन अगर सब कुछ रोक दिया जाए तो लाखों लोग बिजली और रोजगार से वंचित हो जाएंगे। यहाँ भी इंसान की समस्याओं को दूसरे दर्जे पर रखा गया। यानी इस बिंदु से हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन के लिए ये सारी विकास परियोजनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, वह है चिपको आंदोलन का। छात्रों, यह कहानी है हिमालय की गोद में बसे गांव की। वहां के लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जंगलों पर निर्भर थे। लकड़ी से घर बनाना, जलावन के लिए ईंधन, औषधियां और जानवरों को चारा, इन सभी पेड़ों से मिलता था। एक समय सरकार ने वहां के घने जंगलों को बड़े उद्योगपतियों को लकड़ी काटने के लिए दे दिया। जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया, यानी पेड़ों से चिपक जाना ताकि उन्हें कोई काट न सके। डीप इकोलॉजी कहती है कि पेड़, जंगल और हर जीव का अपना मूल्य है और उन्हें हर हाल में बचाना चाहिए। लेकिन व्यावहारिक सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ पेड़ों को बचाना ही पर्याप्त है? गांव वालों को तो रोजमर्रा के लिए लकड़ी चाहिए ही थी। अगर बिल्कुल पेड़ न काटें तो लोग जिएंगे कैसे? यानी यहाँ भी संतुलन बहुत जरूरी है, जहां प्रकृति और मानव दोनों एक साथ चलें। अब हम इसी बिंदु को एक आखिरी उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे और वह है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का इलाका अपने मैंग्रोव जंगलों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यही इलाका लाखों गरीब लोगों का घर भी है, जिनकी आजीविका मछली पकड़ने, शहद इकट्ठा करने और खेती पर टिकी है। सरकार और संरक्षण संगठनों ने यहाँ कड़े पर्यावरणीय नियम बना दिए ताकि बाघ और जंगल सुरक्षित रहें। लेकिन इसके चलते स्थानीय लोगों की गतिविधियों पर काफी रोक लगा दी गई। डीप इकोलॉजी के हिसाब से तो यह सही था कि जंगल और बाघ पहले, लेकिन व्यावहारिक समस्या यह हुई कि गरीब मछुआरे और किसान अपने ही घर आंगन में संघर्ष करने लगे। उनके लिए सवाल यह था कि क्या पहले भूख मिटाना जरूरी है या जंगल बचाना?
यहाँ भी डीप इकोलॉजी का प्रकृति सर्वोपरि वाला चेहरा ही सामने आता है, जबकि विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम गहन पारिस्थितिकी की आलोचना से संबंधित 5वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं, और वह है आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिकता। इस बिंदु से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इम्प्रैक्टिकल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में लाखों लोग कोयले की खदान में काम करते हैं। यह कोयला ही है जिससे बिजली, उद्योग, रेल आदि चल पा रही हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ बिजली उत्पादन में आज भी 60% से ज्यादा कोयले से ही उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन जब इसे हम डीप इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये कहती है कि हमें प्रकृति को बचाना है, कोई भी उसमें इस तरह की गतिविधि नहीं करनी जिससे उसे नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या यह व्यवहारिक है? अगर हमने यह बंद कर दिया तो इससे सबसे पहले क्या होगा? सर्वप्रथम जितने भी लोग इन कोयला खदानों में काम कर रहे हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, हमारे जो शहर और गांव हैं वहां बिजली की आपूर्ति कर पाना बहुत मुश्किल होगा, जिससे वे सब अंधेरे में चले जाएंगे। तीसरा, जो हमारे उद्योग और कारखाने हैं वह भी बंद हो जाएंगे, जिससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। यानी इससे हमें यह समझ में आता है कि जो डीप इकोलॉजी की अवधारणा है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इम्प्रैक्टिकल है। इसी बिंदु को हम एक और उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि गांव से लोग शहर की ओर पलायन करते हैं। इस पलायन के बहुत सारे कारक हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य आकर्षण रहता है रोजगार का। अब अगर हम गहन पारिस्थितिकी की बात करें तो उसके अनुसार कोई भी शहर न बने, कहीं भी जंगल न कटे, किसी भी तरह का विस्तार न हो, क्योंकि प्रकृति में जो भी जीव जंतु हैं सबका अपना एक महत्व है। लेकिन फिर उस केस में जो गरीब लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें, अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकें, उनके लिए बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाएंगी। तब इस उदाहरण से भी हमें यह समझ में आता है कि डीप इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वह कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इम्प्रैक्टिकल है। अब हम इस सत्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां हम इसके निष्कर्ष को समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों, अगर हम यह कहें कि केवल हमें प्रकृति की ही रक्षा करनी है और इंसान की जरूरतों का कोई महत्व नहीं, तो यह भी ठीक नहीं। इसके विपरीत अगर हम यह कहें कि केवल इंसानों की जरूरतों को ही सर्वोपरि रखना है और प्रकृति की कोई आवश्यकता नहीं, तो यह भी अपने आप में गलत होगा। तब सवाल यह उठता है कि फिर रास्ता क्या है? तो वह रास्ता है संतुलन, और इस संतुलन का ही नाम है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा विकास जो हमारी आज की वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है, साथ में हमारे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। मान लीजिए एक जंगल है और उसके पास गांव में रहने वाले लोग अपने जीवन यापन के लिए वहां से लकड़ियां लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो सारा जंगल केवल 1 वर्ष में ही खत्म कर दिया तो इससे होगा क्या? इससे उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत ही अगर वे जो लोग हैं बहुत सोच समझकर पेड़ काटें और जितने पेड़ काटते हैं उतने ही पेड़ वे लगाते भी हैं, तो उससे न केवल उनकी वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी वन से औषधियां, फल, छांव आदि सभी लाभ प्राप्त होंगे। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमें समझ यह आता है कि दोनों प्रकृति और मानव बहुत जरूरी हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें न प्रकृति हारे और न मानव, दोनों ही एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। आज के सत्र में हमने समझने का प्रयास किया कि गहन पारिस्थितिकी क्या है
और विस्तार से चर्चा की कि वे ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर गहन पारिस्थितिकी की आलोचना की गई है। अब अगले सत्र में किसी और विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।